Water should be without borders. अगर इंडिया पानी ना देगा तो साड़ी फसल खत्म हो जाएगी। कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट उनका कोलैप्स हो जाएगा, जिससे माल न्यूट्रिशन पैदा होगी और इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा। और हमेशा डैमिंग और डेमर्शन पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हुई है उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपर और लोअर रेपेरियन को आपस में लड़ाया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया एस्केलेशन के बाद भारत ने अपनी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को कुछ चिट्ठियां लिखी हैं कि इस मुद्दे पर फिर से बातचीत की जाए। 9 साल तक चली तवील बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने कराची में इस ट्रीटी पर साइन किया। इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक का भी अहम किरदार रहा। उस वक्त भी इस ट्रीटी को दोनों मुल्कों के बीच चल रहे सियासी तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था, मगर आज वही कोशिश इन दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई की वजह बन रही है। इंडस रिवर सिस्टम के ईस्टर्न रिवर्स यानी ब्यास, रावी और सतलज का बिना रोक टोक कंट्रोल भारत के पास आया और वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चनाब और दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। जबकि ट्रीटी ने भारत को ये हक दिया था कि वो इन वेस्टर्न रिवर्स का 20% पानी इरिगेशन, बिजली बनाने और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज पाकिस्तान और भारत में करीब 30 करोड़ लोग इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। कुछ लोगों से हमने बात की। अगर इंडिया पानी ना देगा तो साड़ी फसल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पानी के नाल ये सारी बहार है, अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। Water should be without borders. पानी जो है जिस दिशा में बह रहा है या जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसे उस डायरेक्शन में बहने देना चाहिए। वाटर को एज अ वेपन यूज़ करना ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये डिप्लोमेसी से बातचीत करके अच्छे से अपना मतलब पीसफुल सोल्यूशन निकाल सके। एक ह्यूमन बीइंग के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अगर हम कहेंगे उस हिसाब से इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पैदा होंगी, पब्लिक के अंदर अनरेस्ट आएगा कि जब वाटर की शॉर्टेज पैदा होगी। जंग, राजनीति, बातचीत, बदलाव, रिव्यू और अब सस्पेंशन, इंडस वाटर ट्रीटी ने ये सब कुछ देखा है। अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ इस मुद्दे की बारीकियों को समझने के लिए हैं हिमांशु ठक्कर। आप साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स और पीपल के कोऑर्डिनेटर और फाउंडर हैं। इसके साथ ही आप वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम से भी जुड़े रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी आप एक्टिव रहे हैं और साथ ही डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के एडिटर भी रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं हसन अब्बास। आप हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में आपने कम से कम 30 सालों तक काम किया है। इंडस बेसिन पर क्लाइमेट चेंज को लेकर आप भारत पाकिस्तान डायलॉग का हिस्सा भी रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हसन, सबसे पहले हम आपके पास चलेंगे। हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी को देखते हुए हम इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे समझ सकते हैं और इसके साथ ही भारत के अपस्ट्रीम और पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम होने के क्या मायने हैं? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होने का मतलब या अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन होने का मतलब ये है कि अपर राइपेरियन के पास फुल कंट्रोल है रिवर का, वो जो चाहे कर सकता है और उसका इम्पैक्ट लोअर राइपेरियन पे होता है। लेकिन लोअर राइपेरियन अगर कुछ करता है तो उसका इम्पैक्ट अपर राइपेरियन पे नहीं होता और इसीलिए ट्रीटीज की जरूरत पड़ती है। और ट्रीटी हमेशा लोअर राइपेरियन के को सेफगार्ड देने के लिए होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अपर राइपेरियन के राइट्स नहीं है, अपर राइपेरियन के भी राइट्स हैं। मसलन अगर आप हेल्सिंकी रूल्स पढ़ें तो उसमें अपर और लोअर राइपेरियन के राइट्स को बड़े वाजे तौर पे जो है वो लिखा गया है। और हेल्सिंकी रूल से पहले अगर आप पास्ट में जाएं तो जिनेवा कन्वेंशन में भी इन चीज़ों की बात हुई है जी। आपने कहा कि हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी का इंडस वाटर ट्रीटी के साथ क्या है, तो इसमें मैं बरमला ये बात कहूँगा कि ये दुनिया की वो वाहिद वाटर की ट्रीटी है जिसमें हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और साइंस को कंप्लीटली नज़रअंदाज किया गया है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक ट्रीटी है। मसलन इस ट्रीटी में पोल्यूशन अलाउ की गई है। इस ट्रीटी की बुनियाद इस प्रीएम्बल पे रखी गई कि समुद्र में गिर के पानी ज़ाया होता है। ये एक इंतहाई अनसाइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है। ये एक लॉयर थे लिलियंथल साहब, उन्होंने दिया था। ना वो हाइड्रोलॉजी थे, ना जियोलॉजिस्ट थे, ना इंजीनियर थे, ना एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो लॉयर थे। और आज भी इस वक्त भी जो
पाकिस्तान और इंडिया दोनों गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात को आगे लेके चलती हैं कि क्योंकि समुद्र में गिर के पानी ज़ाया हो जाता है, लिहाजा मजीद स्ट्रक्चर्स बना दो, डाइवर्जेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस ट्रीटी में कहा गया कि डेजर्ट को कैनाल बना के ओएसिस में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो राजस्थान डेजर्ट था। अगर आप उसके सैटेलाइट इमेज पे उसका आप मुतालिया करें तो एक चीज़ होती है वेजिटेशन इंडेक्स, जो बताता है कि वहाँ पे कितनी हरियाली आई है, तो लेस देन 1% ऑफ दैट डेजर्ट हैज़ बीन ग्रीन्ड इन 65 ईयर्स। तो यानी एक काम जो कैनाल कर ही नहीं सकती, जहाँ पे पानी जाके हरियाली पैदा कर ही नहीं सकता, उसकी बेस के ऊपर, समुद्र में पानी जाने को से रोकने की बेस के ऊपर और पोल्यूशन डालने की बेस के ऊपर, ये सारी चीजें इस ट्रीटी में शामिल हैं। जी डॉक्टर अब्बास, आप अगर 2-3 लाइनों में हमें समझा सके कि इसमें पोल्यूशन कैसे डाला गया। आर्टिकल 4 का जो मेरे ख्याल में पैरा 4 और 5 है या 3 और 4 है, उसमें 4 ड्रेन्स का जिक्र है, जिसमें फजिल्का ड्रेन है, सलमान शाह ड्रेन है, डियारा ड्रेन है और मेरे ख्याल में कसूर ड्रेन है। ये 4 ड्रेन्स हैं। ये 4 ड्रेन्स जो हैं ये नेचुरल ड्रेन्स हैं बेसिकली, लेकिन ये ड्रेन्स जो हैं वो इस ट्रीटी में ये फैसला किया गया कि इन ड्रेन्स के बीच में अफ्लुएंट डाला जाएगा वेस्ट वाटर का, और वो वेस्ट वाटर का अफ्लुएंट जो है वो उसके बाद में इन दरियाओं के थ्रू जो है वो रावी और सतलुज में आके गिरेगा। इसके अलावा एक जो इसी आर्टिकल 4 का मेरे ख्याल में पैराग्राफ 8 है, वो अलाउ करता है कि ये जो एम्प्टी बेड्स ऑफ द रिवर्स हैं, इनको फ्लड वाटर एंड अदर वाटर्स के डिस्चार्ज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अनदर अबाउट 16 मोर ड्रेन्स जो कि सारे के सारे वेस्ट वाटर ड्रेन्स हैं, वो भी इन दरियाओं के बेड में डाले जा रहे हैं। और ये पोल्यूशन जो है ये एक इकोसाइड है, यानी कि इसने एनवायरनमेंट का, और सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि कंप्लीट जो इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन का, स्पेशली साउथ पंजाब में, उसको इसने बुरी तरह से इम्पैक्ट किया हुआ है। ये मतलब है इसका। जी शुक्रिया। शुक्रिया हसन अब्बास, आपके इतनी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन किया। हिमांशु, हम आपकी तरफ चलेंगे। आप हमें बताएंगे पाकिस्तान और भारत के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की क्या अहमियत है, और साथ में ही अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो किन लोगों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा? संक्षेप में कहूँ तो ये करोड़ों लोग हैं जो इस बेसिन में रहते हैं और इस नदी के पानी के ऊपर निर्भर हैं, और नदी घाटी में रहने वाले जो अन्य रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, इस सब के लिए ये ट्रीटी महत्व की है। वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए है, और ये नदी घाटी के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सस्पेंड करने से नदी है, उसकी पारिस्थितिकी है और उसकी जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है, उस सब के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाले है, और जो नदियाँ और उससे संबंधित लोगों, रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट लोग हैं, ये सब लोगों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है सस्पेंशन का, दोनों तरफ। और ये सिर्फ अपस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए, दोनों तरफ के लोगों के लिए प्रभाव पड़ सकता है। और न सिर्फ इसका प्रभाव सिर्फ इंडस बेसिन में पड़ेगा, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन इसका प्रभाव दक्षिण एशिया में बाकी प्रदेश के ट्रीटीज़ और विश्व में भी, क्योंकि एक महत्व का उदाहरण पेश किया जाता है इंडस ट्रीटी को एक इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग ट्रीटी के लिए, तो विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो सस्पेंशन का काफ़ी दूर दूर तक प्रभाव पड़ सकता है। शुक्रिया हिमांशु जी। डॉक्टर अब्बास, हम फिर से आपके पास आना चाहेंगे। आपने अपने पहले जवाब में पोल्यूशन की बात की थी और हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई, तब दोनों मुल्कों की जनसंख्या बहुत आज के मुकाबले कम थी, पानी की मांग कम थी, क्लाइमेट चेंज दूर दूर तक नज़रिए में नहीं था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। तो क्या जब क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी के मद्देनज़र राजनीति उस पर हावी नजर आती है, लेकिन क्या इस पर क्लाइमेट चेंज की बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, इतनी अनसाइंटिफिक ट्रीटी के ऊपर आप कोई भी साइंस की बात नहीं कर सकते, और उसकी बेस पे जो इकोसाइड हुई है, पॉपुलेशन है जो वो पानी अब उन दरियाओं का पी रही है, और उस पानी से जो एग्रीकल्चर हो रही है उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हो जाती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त क्लाइमेट चेंज की बात कोई नहीं थी या उस वक्त
एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं करता था। एज अर्ली एज 1913 जो दुनिया में सबसे पहला क्लाइमेट रिलेटेड लॉ सूट हुआ था HHE वैली में डैम के खिलाफ हुआ था। इस ट्रीटी की नेगोशिएशन में एंटर होने से पहले पाकिस्तान को ये शर्त लगाई गई कि आप ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे और आप आपके जो उस वक्त के जो लिखे हुए लोअर राइपेरियंस के जो राइट्स थे आप उनको फोरगो करेंगे और अदरवाइज आप नेगोशिएशन में शामिल नहीं हो सकते। ये वर्ल्ड बैंक ने लेटर लिखा था नवंबर ऑफ 1951 में, जिसमें 4-5 शर्तें थी, जिसमें एक ये भी शर्त थी कोई जो उस वक्त प्रोजेक्ट अपस्ट्रीम में हो रहा था, बाकड़ा डैम, नंगल डैम, रूपर बैराज, लिंक कैनाल, बहुत कुछ बन रहा था जो कि ट्रीटी से पहले बन रहा था। दोनों तरफ से क्या हो रहा था कि वो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनते जा रहे थे और ट्रीटी की निगोशिएशन साथ साथ हो रही थी। और जब ट्रीटी साइन होने की बारी आई तो आपने कहा कि जी जो कुछ बन चुका है वो ठीक है, वो ट्रीटी के हिस्सा बन गया। यानी एक क्राइम पहले कमिट हुआ और बाद में उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि जी ठीक है, मैं क्राइम को क्राइम नहीं मानता। ये कुछ इस तरह की ट्रीटी है। इसकी हिस्ट्री को पढ़ना, इसके डायनामिक्स को समझना, इसको कोल्ड वॉर के एजेंडे के बीच में देखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रीटी वाटर सब देखिए, दोनों मुल्कों के पास इनफ पानी था, दोनों मुल्कों में पानी की कोई कमी नहीं थी, दोनों मुल्कों के इरिगेशन सिस्टम चल रहे थे। और जब 1948 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पानी बंद किया तो पानी बंद उसने इसलिए नहीं किया कि उसको पानी की जरूरत थी, उसने सिर्फ ये जिताने के लिए पानी बंद किया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं और हम ये करेंगे। हम इसी सवाल के साथ हिमांशु आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हमारा सवाल क्लाइमेट चेंज से जुड़ा था कि क्या तब 1960 में इसकी बात की गई थी, और जैसा कि डॉक्टर अब्बास ने बताया कि दोनों मुल्कों के पास पानी की कमी नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। इस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक दोनों मुल्कों में जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, असली सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिसीजंस हुए हैं वो क्या ऑप्टिमम ऑप्शंस थे? क्या इसको तय करने के लिए कि क्या ये ऑप्टिमम ऑप्शंस थे कि नहीं, इसके लिए एक पारदर्शी, जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं? जब भी हम इस सवाल का जवाब एक स्वतंत्र समीक्षा के रूप में कोशिश करते हैं ढूंढने की, और वो भी 1960 के, क्योंकि ये संधि 1960 में हुई थी, तो 1960 के बाद के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसके बारे में इस तरीके की एक समीक्षा करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि वास्तव में जो भी डिसीजंस लिए गए, जो भी निर्णय लिए गए, वो वास्तव में लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए, भविष्य के लिए ऑप्टिमम ऑप्शंस थे या नहीं। तो ये इस तरीके का कोई आकलन हुआ नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब तक हम इस तरीके की स्वतंत्र समीक्षा नहीं करेंगे दोनों देश के लिए, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में जो ऑप्शंस लिए गए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, वो पाकिस्तान में जैसे तरबिला या मंगला डैम बनाने के लिए या चेनाब पे डैम नहीं बनाने के लिए, या भारत में जो भी ईस्टर्न रिवर्स पे या वेस्टर्न रिवर्स पे डिसीजन लिए गए उसके बारे में। जी शुक्रिया हिमांशु आपके इस जवाब के लिए। और डॉक्टर अब्बास, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगी कि अगर हम जब ट्रीटी को पढ़ते हैं तो इसमें यूनिलैटरल सस्पेंशन का कोई प्रोविजन हमें नज़र नहीं आता। बात या तो रिव्यू की गई है या बायलैटरल सस्पेंशन की। अगर ये सस्पेंशन भारत की तरफ से बरकरार रहता है तो उस हालात में क्या संभावना दिखती है आपको, और अगर रिव्यू होता है दोनों देशों के बीच इस ट्रीटी की, तब आपको क्या हालात नजर आते हैं? मेरे ख्याल में यूनिलेटरल सस्पेंशन है, तो क्योंकि ट्रीटी में तो इसकी कोई क्लॉज नहीं है, तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रीटी में नहीं लिखा हुआ तो आप ट्रीटी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसमें तो हमारा एक इंटरनेशनल केस बनता है कि जी इंडिया ने ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर। दूसरा है कि विद इन द ट्रीटी जब बात होती है तो विद इन द ट्रीटी हम इसको इंटरनेशनल केस, अपना केस नहीं लेके जा सकते किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये एक डिस्प्यूट आ गई कि जी आपने वायलेट किया, आपने ट्रीटी की को वायलेट किया, तो इसका जो फैसला है वो ट्रीटी ही ने करना है, ट्रीटी ही के मैकेनिज्म में होना है। तो अब वो अगर वो कहते हैं जी हम ट्रीटी को मानते ही नहीं, तो हम अब ट्रीटी में अगर हम कहते हैं कि जी वो जो क्लॉजेज हैं इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, हम उसमें जाके इसका करते हैं कि जी आपने गलत किया, तो वो कहते हैं हमने तो उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो ये एक इन्होंने अपने लिए बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन बना ली है। और जहाँ तक दूसरा ताल्लुक है कि जी
दोनों मुल्क मिलके इसको अबॉलिश कर दें इस ट्रीटी को, तो मेरे ख्याल में दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद में मेरे ख्याल में देयर वुड बी ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हम उस इकोसाइड को, जो कि सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इट इज़ ए ग्लोबल इशू, ठीक है, उसको हम एड्रेस करें ग्लोबल पार्टनर्स को साथ मिला के। जिस वक्त ट्रीटी साइन हुई है उस वक्त इंडस डेल्टा का एरिया वाज 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स, होस्टिंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी वो श्रिंक होके, इरोड होके ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। अभी जो इंडस डेल्टा है, इट इज नॉट ए डेल्टा ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध और पाकिस्तान, दिस इज द डेल्टा ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ये सतलुज, ब्यास, रावी का भी डेल्टा है, ये दरिया काबुल का भी डेल्टा है जो अफगानिस्तान से आता है, और ये सिंध, झेलम और चिनाब का भी डेल्टा है। इट होस्टेड 5th लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कैपेसिटी इज 7 times मोर देन अ रेन फॉरेस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। मतलब जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट का लॉस है, दिस इज लाइक लूजिंग द रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। ये इतना बड़ा लॉस है। ओशन की स्पीसीज हैं जो डेल्टा में आके स्पॉन करती हैं, एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है विच इज कनेक्टेड ऑल द वे टू एंटार्क्टिका, पूरा ओशन उस पर डिपेंड करता है। तो आपने उस डेल्टा को तबाह कर दिया। आज अगर आप इसको निगोशिएट करें, आज आप इसके ऊपर बात करें, तो आपने फ्लोइंग रिवर्स के मॉडल पे आना है। दैट वुड ब्रिंग पीस। अगर दरिया चल रहा है और उसके गिर्द लोग रह रहे हैं, जिस तरह राइन और डैन्यूब है, वो भी किसी जमाने में डैम शैम थे, सारा कुछ था, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खोल के यूरोप को पूरे को कनेक्ट कर दिया। फ्लोइंग रिवर्स ऑलवेज ब्रिंग पीस। याद रखें ये बात। आपने अगर अपने ये झगड़े खत्म करने हैं तो यू शुड बी शेयरिंग द फ्लोइंग रिवर्स, दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। और हमेशा डैमिंग और डैमर्शन पूरी दुनिया में जहां पे भी हुई है, उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपर और लोअर रेपेरियन को आपस में लड़ाया है। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की तरफ से सस्पेंड किया जा चुका है और पाकिस्तान का स्टांस है कि पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मसला सबसे बड़ा मसला बन सकता है? ये बात इस पर निर्भर है कि दोनों देश के नेता और जनता इस मुद्दे को, मसले को कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर निर्भर है। और क्या होगा इस मसले पर, जैसे अब्बास साहब ने कहा कि क्या हम शिफ्ट करेंगे ट्रीटी से नदियों की तरफ फोकस करके, या क्या ट्रीटी को रीनिगोशिएट होगी, ये सब के सवालों के जवाब के ऊपर निर्भर है कि भविष्य में क्या लिखा है। इस तरीके की संधि के लिए एक बात बहुत महत्व की है, ये ट्रीटी विश्व में उदाहरण के रूप में भी पेश किया जाता है कि ये इतने सारे युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद 65 साल तक उसके अमल चलता रहा। यदि लेकिन इसके जैसे प्रस्तावना में भी लिखा है ट्रीटी में, ये तभी संभव है जब दोनों प्रदेश के लोग एक दूसरे, दोनों प्रदेश की सरकारें एक दूसरे की तरफ गुडविल क्रिएट करें और बरकरार रखें। यदि ये गुडविल नहीं होगी तो ये ट्रीटी आगे नहीं हो, उसका अमल नहीं हो सकता है जिस भी दिशा में हम जाएं। लेकिन साथ में, क्योंकि आज दोनों प्रदेश जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव का एक जो चैलेंज है, वो दोनों प्रदेश भुगत रहे हैं, भुगतने वाले हैं बहुत बड़े पैमाने। साथ में इसका अभ्यास, अभी तो हमारे पास जानकारी तक नहीं है पूरी कि इंडस की 6 नदियों के कैचमेंट में हो क्या रहा है, ग्लेशियर्स कितने पिघल रहे हैं, कितने ग्लेशियर लेक बने हैं, गल्फ की थ्रेड्स कितनी हैं, उसमें बारिश और स्नोफॉल का पैटर्न कितना चेंज हुआ है, आगे कैसे होने वाला है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये सब सवाल के जवाब हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल हिमांशु, दोनों मुल्कों के 30 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां निर्भर हैं इन नदियों के पानी पर। और इसके साथ ही हम अपने शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी रोक देने जितना सिंपल नहीं है। तो इस ट्रीटी की बारीकियों को समझने के लिए आप हमारे दर्शकों को कोई डॉक्यूमेंट्री, किताब या रिसर्च पेपर रिकमेंड करना चाहेंगे, या कोई पॉलिसी? तो मुझे इसमें जो सबसे आशाप्रद चीज़ लगती है वो आज से 25 साल पहले आई थी। ये विश्व बांध आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स का रिपोर्ट आया था। वो एक यूनिक, ये विश्व बांध आयोग की जो प्रक्रिया थी वो पूरे विश्व में के विकास के इतिहास में सबसे यूनिक प्रोसेस थी। इसमें 12 कमिश्नर मिलकर 2.5 साल तक बैठे और उनके सामने जो जितने भी महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है
जो लोकल कम्युनिटीज़ हो, कैंपेन्स हो, सरकारें हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, विश्व बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी ने अपनी बात उनके सामने रखी। और 12 कमिश्नर्स में से 7 ऐसे थे जो जिन्होंने ज़िंदगी भर डैम को सपोर्ट किया है, डैम को पुश किया है, डैम्स को, ऐसे थे। और 5 ऐसे थे जो न्यूट्रल थे। तो इन 12 कमिश्नर ने मिलके जो रिपोर्ट लाई है, वो जो नवंबर 2000 में पब्लिश हुई है, वो मुझे लगता है ये इंडस बेसिन के लिए भी बहुत महत्व की आशा दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपकी रिकमेंडेशन का। हसन अब्बास, आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे हमें? आई वुड लाइक के एक अलाइस मिचेल की किताब है दैट इज ऑन इंडस वाटर्स। दिस इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ हाउ दिस इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो कहानी थी ये कैसे चली थी। उसके अलावा मैं 2 और बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज रेफर करूंगा। वो डेविड ई लिलियंथल के 2 एसेज हैं जो कि उसने कॉलियर मैगजीन में पब्लिश किए थे। The first one was published by the title of Are We Losing India? दूसरा ऐसे जो है वो था Another Korea in the Making, और वो पाकिस्तान को रेफर करता था आर्टिकल। और तीसरी जो मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हाउ वी शुड लुक फॉर द फ्यूचर ऑफ दीज रिवर्स। इंडस बेसिन में आप वाटर को डेमोक्रेटाइज करें और मिशन लेट द रिवर्स फ्लो। व्हेन द डेल्टा इज रिस्टोर्ड, I can assure you there will be peace between the two countries. बिल्कुल डॉक्टर अब्बास, आपने सही कहा, लेट द रिवर फ्लोज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, इस ट्रीटी की बारीकियों को समझाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।